ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ। विशाल, स्वच्छ एवं अधिक सुव्यवस्थित बनेगी। इसी प्रकार केंद्र में बजटीय प्रक्रिया में 3 सुधार किए गए हैं, जिनमें वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना एवं गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करना, आम बजट के साथ रेल बजट का विलय और बजट को पारंपरिक समय से पहले पेश करना शामिल है, ताकि इसके अनुमोदन की प्रक्रिया को नए वित्त वर्ष के आरंभ होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। राज्य सरकार और हरियाणा के लोगों की ओर से मैं इन महत्वपूर्ण पहलों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। हालांकि राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर पर वैश्विक मंदी का क्षणिक प्रभाव रहा, क्योंकि वर्ष 2015-16 के 7.9% की तुलना में चालू वित्त वर्ष में यह कम होकर 7.1% हुई। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अगले वर्ष इसका प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं, क्योंकि वर्ष 2017-18 में वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान है। वैश्विक मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकते सितारे के समान है, क्योंकि वैश्विक मंदी के दौर में भी ये तेजी से उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर हमने भी व्यय के योजना एवं गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करने और बजट को राजस्व एवं पूंजीगत वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्रवार आवंटन का समग्र अवलोकन करवाएगा, जिससे विभागों को संसाधनों का इष्टतम आवंटन हो सकेगा। इस बार मैंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निधि प्रवाह बारे एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से संसाधनों के आवंटन को यथासंभव ग्रामीण और शहरी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का भी प्रयास किया है। विगत प्रदर्शन की समीक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट है, इसलिए पिछली सरकार के प्रदर्शन की तुलना में गत 2 वर्षों के दौरान हमारे प्रदर्शन की समीक्षा करने का भी यह उचित समय है। आर्थिक स्थिति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सभी आर्थिक एवं राजकोषीय मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरण के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने स्थिर मूल्यों 2011-12 पर वर्ष 2014-15 के 5.7% की तुलना में 2015-16 में 9% की उच्च वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2016-17 में भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.7% की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में यह 9% से अधिक रहने की संभावना है। पिछली सरकार के गत 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान GSDP विकास दर कभी भी 9% तक नहीं पहुंच पाई। यह वर्ष 2010-11 में 7.4%, 2011-12 में 8%, 2012-13 में 7.7%, 2013-14 में 8.2% और 2014-15 में 5.7% तक कम हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर अखिल भारतीय GDP विकास दर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बनी हुई है। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 5.8% के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 4% थी। प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 2015-16 में 6.6% के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 7.5% हो गई। वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 7.2% रहने की संभावना है, जबकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 5.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार राज्य के प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में 2% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2015-16 में 3.2% की विकास दर दर्ज की है। वर्ष 2016-17 में इसके 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र उद्योग ने वर्ष 2015-16 में 7.7% की ठोस वृद्धि दर्ज की है, जबकि वर्ष 2014-15 में यह मात्र 2.3% थी। वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र की विकास दर 6.1% अनुमानित है। तृतीय सेवा क्षेत्र ने वर्ष 2015-16 में 10.9% की आकर्षक विकास दर दर्शाई है, जबकि वर्ष 2014-15 में ये 10.3% थी। वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र की विकास दर 10.8% रहने की उम्मीद है।
सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA का संयोजन सेवा क्षेत्र के प्रति राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि परिपक्व एवं विकासशील अर्थव्यवस्था का संकेत है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन के संयोजन के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 49.6% से बढ़कर 2015-16 में 50.7% और वर्ष 2016-17 में 51.7% हुई है। द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी गत 3 वर्षों के दौरान कमोबेश 30 से 31% के बीच रही। तदनुसार प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट का रुख रहा, जो वर्ष 2014-15 में 19.3% के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 18.3% और 2016-17 में 18.1% रही। राज्य वित्त राजकोषीय मापदंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हावी रहे बढ़ते घाटा मानकों को बदलने में सक्षम हुई है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.9% था, वर्ष 2015-16 में कम होकर के 1.6% हो गया और वर्ष 2016-17 में इसके 1.33% रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैंने इसे 1% से भी कम करने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2019-20 के अंत तक मेरा लक्ष्य इसे 0 पर लाने का है। राजकोषीय घाटा 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित की गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% की निर्धारित सीमा के अंदर रहा। वर्ष 2015-16 में राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.92% था, जबकि वर्ष 2016-17 में इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.49% रहने की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.61 हुए के बिना से 2.84 हुए के साथ के बीच रहने की संभावना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात पर ऋण 25% की निर्धारित सीमा के अंदर रहा। ये उदय के बिना वर्ष 2014-15 में 16.21%, वर्ष 2015-16 में 17.4% और वर्ष 2016-17 संशोधित अनुमान में 18.08% तथा उदय के साथ वर्ष 2015-16 में 20.96% और वर्ष 2016-17 संशोधित अनुमान में 22.82% रहा। वर्ष 2016-17 में उदय के बिना 18.74% और उदय के साथ 22.93% रहने की संभावना है। कुल राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2016-17 में 11.02% रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2015-16 में यह 9.808% और वर्ष 2014-15 में 9.33% थी। यह अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका राज्य संसाधनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। संशोधित अनुमान 2016-17 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 60,327.09 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें 45,087.63 करोड़ रुपए 74.74% की कर राजस्व प्राप्तियां और 15,249.46 करोड़ रुपए 25.26% की गैर कर राजस्व प्राप्तियां शामिल है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में मैंने 68,810.88 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित की है, जिनमें 51,711.52 करोड़ रुपए की कर प्राप्तियां और 17,099.36 करोड़ रुपए का गैर कर प्राप्तियां शामिल हैं। यह वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 14.06% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.12% रहने की संभावना है। कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान। कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान वर्ष 2014-15 में 16.98% था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 17.42% हो गया। हालांकि वर्ष 2016-17 में यह घट करके 15.94% रह गया है। वर्ष 2017-18 में इसके लगभग 16.36% रहने का अनुमान है। पूंजीगत खर्च। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदया,
वर्तमान सरकार कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ष 2015-16 के 6,780.12 करोड़ रुपए के कुल पूंजीगत खर्च के समक्ष संशोधित अनुमान 2016-17 में 9.6% बढ़कर यह 7,432 करोड़ रुपए हो गया। आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैं इसे संशोधित अनुमान 2016-17 पर 2 गुना करके 14,932 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा 4,725 करोड़ रुपए खर्च करने की संभावना है। इसलिए वर्ष 2017-18 में कुल पूंजीगत खर्च 19,657 करोड़ रुपए अनुमानित है। ग्रामीण शहरी वर्गीकरण बजटीय आवंटन के माध्यम से ग्राम विकास सुनिश्चित करने के लिए मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में 8 विभागों द्वारा किए गए खर्च को चिन्हित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2016-17 में मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना 91% परिव्यय 7,296 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 88% 3,870 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 87% 1,050.52 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 70% 2,947 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 43% 331 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 38% 513 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 33% 28 करोड़ रुपए तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 17% 288 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सिंचाई विभाग को दिया गया व्यापक आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। संभावना है कि आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन में और वृद्धि होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में हुए सुधार के फलस्वरूप न केवल लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि इनके घाटे में भी कमी आई है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उपक्रमों में से 15 उपक्रमों ने वर्ष 2013-14 में 13 उपक्रमों की तुलना में वर्ष 2015-16 में 299.885 करोड़ रुपए का शुभ लाभ अर्जित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों द्वारा 803.92 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013-14 में 9 से कम होकर 2015-16 में 6 रह गई। इनका घाटा वर्ष 2013-14 में 3,806.38 करोड़ रुपए से 78.67% कम होकर 2015-16 में 811.63 करोड़ रुपए रह गया। इसी प्रकार सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 20 उपक्रम भी अपने घाटे को कम करने में सफल रहे, जिससे सुधार के संकेत मिले। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013-14 में 13 से कम होकर 2015-16 में 11 रह गई और इनका घाटा वर्ष 2013-14 में 435.39 करोड़ रुपए से कम होकर 2015-16 में 407.7 करोड़ रुपए 0 करोड़ रुपए रह गया। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हुई है। कुल संचित लाभ वर्ष 2015-16 में बढ़कर 468.02 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2013-14 में यह 451.07 करोड़ रुपए था। विशेष कानूनों के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है, क्योंकि ये उपक्रम अपने घाटे को वर्ष 2013-14 में 398.79 करोड़ रुपए से कम करके 2015-16 में 39.43 करोड़ रुपए करने में सक्षम रहे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन सुधारने तथा उनके संचित घाटे को कम करने की दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना है। बजट 2017-18। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जिस समय हम वर्ष 1966 में अपने राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। महोदया, इस शुभ वर्ष में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैं 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जो कि संशोधित अनुमान
2016-17 के 90,412.59 करोड़ रुपए पर 13.18% की वृद्धि दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब खाद्यान्न खरीद कार्यों को छोड़कर बजट ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। महोदया, 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय में 22,393.51 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च और 79,935.84 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 21.88% और 78.12% है। वर्तमान बजट हमारे प्रदेश को भारतीय संघ की एक जीवंत, गतिशील और उभरती इकाई के रूप में रूपांतरित करने के माननीय मुख्यमंत्री जी के उस विजन पर आधारित है, जहाँ खेतों में फसलें लहरा रही हो, उद्योग के पहिए निर्बाध रूप से गतिशील हो, कोई भी अपने आप को वंचित महसूस न करे, लोगों में संतुष्टि का भाव हो, युवा गर्व की भावना से उत्प्रोत हो और अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समान अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त भी महसूस करें। अंत्योदय और सरकार कम से कम, सुशासन अधिकतम, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो हरियाणा को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाते हैं। इस विजन को पूरा करने के उद्देश्य से 9 प्राथमिकता क्षेत्रों नामतः कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, अवसंरचना, शिक्षा और IT शासन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और संस्कृति के विकास पर आधारित एक रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई है। हमने प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध करवाकर व्यवस्था परिवर्तन के एक नए युग का सूत्रपात किया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस दिशा में एक प्रमुख कदम है, जिसके तहत विभिन्न कल्याण सब्सिडी वाली योजनाओं के तहत अपात्र लाभार्थियों को निकालकर अब तक लगभग 571 करोड़ रुपए की बचत की गई है। पढ़ी लिखी पंचायतों का चुनाव HCS अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक सरकारी नौकरियों में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती, ऑनलाइन शिक्षक हस्तांतरण नीति, CM विंडो के माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी निवारण, समय पर पारदर्शी और परेशानी मुक्त तरीकों से कंप्यूटर के एक क्लिक पर 24 विभागों की लगभग 170 ई-सेवाओं का प्रावधान शासन में बदलाव के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खर्च की बढ़ोतरी, चरणबद्ध तरीके से बजटीय प्रावधानों के साथ विभिन्न विभागों के कुछ कार्यों को हस्तांतरित करके पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण, शासन में सुधारों का सूत्रपात, डिजिटल हरियाणा पर बल और मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर बजट में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। नई योजनाएं पहल स्वर्ण जयंती वर्ष में शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर 3 वर्ष के अंदर चरणबद्ध ढंग से आवश्यक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाकर 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले लगभग 1,500 गांव के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से मैं हरियाणा के महान नेता रहबर आजम दीन बंधु स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के नाम से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह योजना नाबार्ड से वित्त पोषित होगी। वर्ष 2017-18 के लिए मैं इस योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रखरखाव के लिए मैं हरियाणा के महान नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन के नाम से नई योजना मंगल नगर विकास योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए आरंभ में 1,000 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। भारत सरकार द्वारा 500 रुपये और 1,000 रुपये के निर्दिष्ट बैंक नोटों को बंद करने के ऐतिहासिक निर्णय से व्यवस्था में काले धन और भ्रष्टाचार की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए नकद लेन देन को हतोत्साहित और कैशलेस लेन देन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आज भारत एक व्यापक डिजिटल क्रांति की दहलीज पर है। हरियाणा इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकता। इसलिए सरकार प्रदेश में औपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड जैसे डिजिटल तरीकों और अन्य साधनों के माध्यम से कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि 5,000 रुपये से अधिक के सभी सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाएंगे। भीम ऐप के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर 5% की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपये होगी। अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्बाध एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए
सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की संभावनाएं तलाश करने की इच्छुक है। राज्य सरकार द्वारा भवनों, खाली भूमियों, अवसंरचना आदि सृजित अचल भौतिक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में मरम्मत और रख रखाव के अभाव के कारण कमी आई है। इस तरह की भौतिक परिसंपत्तियों को उचित रख रखाव की नहीं बल्कि नियमित अंतराल पर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी पूरी क्षमता का लाभ लिया जा सके। इसलिए मैं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए समर्पित परिसंपत्ति संवर्धन कोष असेट ऑगमेंटेशन फंड सृजित किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त राज्य संसाधनों का परिसंपत्ति मानचित्रण करने तथा सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर तैयार करने के लिए राजस्व विभाग में एक समर्पित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ असेट मैनेजमेंट सेल बनाया जा रहा है। क्षेत्रवार आवंटन, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा के मामले में किसान व मजदूर देश की रीढ़ है, इसलिए उन्हें एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना जरूरी है जहां उन्हें आय सुरक्षा मिले। राज्य के किसान कृषि क्षेत्र में एक सुखद बदलाव लेकर आए हैं जो कि वर्ष 2014-15 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की 2% की नकारात्मक वृद्धि से 2015-16 में 3.2% और 2016-17 में 7% से अधिक की सकारात्मक वृद्धि के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके अलावा हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार द्वारा उठाए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014-15 में 152.36 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2015-16 में 163.33 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो कि 7.2% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2016-17 के लिए 174.50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, उनके समग्र विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और राज्य सरकार 7 कार्य बिंदुओं पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। ये कार्य बिंदु हैं: प्रभावी सिंचाई पद्धतियां, गुणवत्ता आदानों, बीजों और उर्वरकों का प्रावधान, कटाई उपरांत नुकसान की रोकथाम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देना, ई बाजार की स्थापना, फसल बीमा और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन इत्यादि जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना। मृदा में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए राज्य सतत आधार पर सॉइल टेस्ट प्रोग्राम मृदा परीक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 34 मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, सॉइल टेस्टिंग लैब संचालित हैं। इसके अलावा वर्ष 2016-17 के दौरान 50 मिनी मृदा परीक्षण इकाइयों की खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त एक नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कैथल के गुला चीका में स्थापित की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 11.80 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 5 लाख से अधिक मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 15 वर्षों में बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र को 2 गुना करने और उत्पादन को 3 गुना करने के लिए बागवानी विजन तैयार किया है। सरकार ने 140 फसल क्लस्टरों में 340 बागवान गांव घोषित किए हैं। इसके लिए फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। करनाल में महाराणा प्रताप के नाम पर एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सरकार की राज्य के प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है। करनाल, सिरसा और कुरुक्षेत्र में 3 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक अन्य केंद्र शाहबाद कुरुक्षेत्र में मार्च 2017 तक पूरा हो जाने की संभावना है। झज्जर और नागौर में अन्य 2 केंद्रों पर कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली को सुचारू, पारदर्शी और किसानों व आड़तियों के अनुकूल बनाने के लिए ई-नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। राज्य में 37 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा चुका है और शेष को शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा में गन्ना किसानों को गन्ने का 320 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में पहली बार सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। हमारा प्रयास है कि किसान खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का कार्य भी करें ताकि उनकी अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए देसी गायों की मिनी डेयरियां इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। पशुधन पालकों के लिए पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के पशुधन को निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है।
कृषि और संबद्ध क्षेत्र वर्तमान सरकार के लिए विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। मैं वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3,206.01 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 2,698.80 करोड़ रुपए से 18.79% अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1,516.01 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 746.88 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 396.93 करोड़ रुपए, वनों के लिए 457.62 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के लिए 88.57 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। सिंचाई और जल संसाधन। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में पानी की हर बूंद का इष्टतम उपयोग और संरक्षण करने के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ सिंचाई के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए हैं। हर खेत को पानी के विजन को साकार करने की दिशा में जेएलएन उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने के लिए 143 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका कार्य वर्ष 2017-18 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिसंबर 2016 में पिहोवा में 13 जिलों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रदर्शन की 25 करोड़ रुपए की एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, पृथला डिस्ट्रीब्यूटरी, कनौरी माइनर, जाखोली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, नई उड़ाना माइनर, जहांगीरपुर माइनर, पहाड़ीपुर माइनर, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, बसई डिस्ट्रीब्यूटरी आदि के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। विभाग ने चरणबद्ध तरीके से प्रमुख मरम्मत कार्यों, रीमॉडलिंग और पुनरुद्धार हेतु 7,500 जलमार्गों की पहचान की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान 125 चैनलों और 400 जलमार्गों के पुनरुद्धार की योजना बनाई। सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने तथा रावी व्यास के हरियाणा के यथोचित हिस्से का पानी लाने के लिए कृत संकल्प। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो गत 12 वर्षों से अधिक समय से लंबित थी, पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया। माननीय न्यायालय ने कहा है कि पंजाब वर्ष 2002-2004 के फैसले तथा निर्णय को रद्द और 31 दिसंबर 1981 के समझौते को समाप्त नहीं कर सकता। पंजाब में एसवाइल नहर के शेष भाग को शीघ्र पूरा करवाने और प्रदेश के लोगों को चिरलंबित न्याय दिलवाना सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा ने 28 नवंबर 2016 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए ज्ञापन सौंपा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी 2017 को दोहराया है कि न्यायालय द्वारा 30 नवंबर 2016 को पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए मैं वर्ष 2017-18 में विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस गरिमामयी सदन को विश्वास दिलाता हूं कि एसवाइल नहर को बनवाने के लिए अगर 1,000 करोड़ रुपए की भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे। वर्ष 2017-18 के लिए मैं सिंचाई और जल संसाधनों के परिव्यय का संशोधित अनुमान 2016-17 के 2,397.68 करोड़ रुपए से 13.62% बढ़ाकर 2,724.26 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। राज्य ग्रामीण विकास। राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने गांव को आदर्श गांव बनाकर गांव के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही। स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के प्रथम चरण में 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले गाँव में सुनियोजित ढंग से सभी प्रकार की शहरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये योजना 1,461 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 5 वर्ष के अंदर पूरी कर ली जाएगी। पहली बार स्वर्ण जयंती विकास निधि योजना के तहत आबादी के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को वार्षिक आधार पर विकास कार्यों के लिए सुनिश्चित निधि पैकेज हस्तांतरित किया गया है। हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों के सहयोग से राज्य ने वर्ष 2016-17 में 14 जिलों के लिए खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार का नवंबर 2017 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। गाँवों में आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्राम सचिवालय और अटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें भारत नेट परियोजना के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। अब तक राज्य के 100 गाँव में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
राज्य सरकार कार्यों, अधिकारियों और निधि के मामले में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षित जनप्रतिनिधियों का चुनाव इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है। ग्राम पंचायत के पंच से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष तक मानदेय प्रतिमाह 400 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक बढ़ाया गया। मैं वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 4,963.09 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 3,167.55 करोड़ रुपए पर 56.69% की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का है। इसीलिए राज्य सरकार ने प्रदेश में सस्ती, सुविधाजनक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी है। सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 6 जिला अस्पतालों तथा 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में पीपीपी मोड पर MRI और CT स्कैन मशीनें स्थापित की गई हैं। 5 और जिला अस्पतालों के संबंध में इन मशीनों की स्थापना के लिए आदेश पत्र जारी हो चुका है। पहली बार 4 जिलों में डायलिसिस सेवाएं शुरू हुई हैं तथा अन्य 10 जिलों में स्थापित की जा रही हैं। 4 जिला अस्पतालों नामतः पंचकुला, गुरुग्राम, अम्बाला, छावनी और फरीदाबाद में अत्याधुनिक कैथ लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार की परिकल्पना प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की है। भिवानी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। कुटेल करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय में 750 बिस्तर वाला अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। जींद में वर्ष 2017-18 में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। भारतीय चिकित्सा परिषद MCI द्वारा कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय करनाल का निरीक्षण किया जा चुका है और इसमें शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में 100 सीटों के लिए MBBS के पहले बैच के दाखिले होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जिले नूह के लोगों को बेहतर दंत चिकित्सा सुविधाएं तथा दंत शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नरहड़ में एक डेंटल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। मैं वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3,839.90 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 में 3,323.95 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 15.52% की वृद्धि है। शिक्षा, माननीय उपाध्यक्षा महोदया, राज्य सरकार युवा पीढ़ी को शिक्षित, सदाचारी, स्वस्थ और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के अतिरिक्त शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दे रही है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सरकार ने शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सार्वभौमिक पहुंच के अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता भी मायने रखती है, जिसके लिए सरकार स्कूलों में शैक्षणिक माहौल में सुधार पर बल दे रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में गुणवत्ता सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने के अंतर को पाटना और यह सुनिश्चित करना है कि 5 वर्षों में प्राथमिक कक्षाओं के कम से कम 80% विद्यार्थी ग्रेड स्तरीय दक्षता प्राप्त कर ले। अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए सुधारात्मक कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही अध्यापक प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से अध्यापकों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। इस लक्ष्य की दिशा में विभाग ने स्कूल प्रशासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सरलीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत MIS पोर्टल विकसित किया है। शिक्षकों का न्यायोचित और मांग आधारित वितरण सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, अपने कर्मचारियों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य के प्रति संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए MIS आधारित ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई है। शिक्षक स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 12,843 PGT और 22,588 PRT को स्थानांतरित किया गया है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है।
इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को सभी प्रोत्साहन, छात्रवृत्तियां और अन्य लाभ आधार से जुड़े खातों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण किया जा चुका है। भर्ती निकायों के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा विभाग ने स्कूलों में अध्यापकों के तत्काल तथा अपरिहार्य कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने के लिए सुगम शिक्षा स्कीम बनाई है। इसी प्रकार स्कूलों की संपूर्ण स्वच्छता में सुधार लाने के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में स्वच्छ प्रांगण योजना शुरू की है। वर्ष 2016-17 के दौरान 33 राजकीय मिडिल एवं हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया गया। 2 नए स्कूल भी खोले गए। इन सभी स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों की शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं और इन विषयों के लिए अध्यापकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं। सरकार उच्चतर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार के सभी वर्गों, विशेषकर जरूरतमंदों और महिलाओं तक उच्चतर शिक्षा की न्याय संगत, सस्ती और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तार पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। मैं बजट अनुमान 2017-18 में शिक्षा, मौलिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए 14,005 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित बजट प्रावधान 2016-17 के 11,825.67 करोड़ रुपए पर 18.43% की वृद्धि को दर्शाता है। तकनीकी शिक्षा, राज्य सरकार ने इंड्री, नूह, मालव, नूह, छपार, दादरी, मंडकोला, पलवल, शेरगढ़, कैथल में 5 नए बहुतकनीकी संस्थानों का निर्माण किया है। इसके अलावा गांव नीम का फरीदाबाद में बहुतकनीकी संस्थान के साथ साथ एक टूल रूम टेक्नोलॉजी सेंटर चलाने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंचकुला और रेवाड़ी में क्रमशः 38 करोड़ रुपए और 16.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2 नए राजकीय बहुतकनीकी सह बहु कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सिलानी, केशव, झज्जर और जैनाबाद, रेवाड़ी में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए हैं। इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। वर्ष 2017-18 में IIT सोनीपत और NIFT पंचकुला का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। भारत सरकार ने ऐसे जिलों जिनमें बहुतकनीकी संस्थान नहीं है या इनकी कमी है में 7 बहुतकनीकी स्वीकृत किए हैं और प्रत्येक के लिए 12.30 करोड़ रुपए की अनुदान स्वीकृत की है। चीका, कैथल और निशान, रेवाड़ी में बहुतकनीकी संस्थान स्थापित कर दिए हैं। हथनीकुंड, यमुनानगर, उमरी, कुरुक्षेत्र, जाटल, पानीपत और धांगड़, फतेहाबाद में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा नानकपुर, पंचकुला में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम MSDP के तहत 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सढौरा, यमुनानगर में राजकीय बहुतकनीकी स्थापित किया जा रहा है। मैं बजट अनुमान 2017-18 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 487.84 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर हरियाणा कौशल विकास मिशन शुरू किया है। इसके तहत हर वर्ष लगभग 1.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पलवल के दुधौला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्ष 2017-18 में गांव नोहनी, अम्बाला, घरौंडा, करनाल, राई, सोनीपत, इंद्री, करनाल, सतनाली, महेंद्रगढ़, सिकरौना, फरीदाबाद, मुशैदपुर, गुरुग्राम, खेवड़ा, सोनीपत, कादमा, भिवानी, शेलंगा, महेंद्रगढ़, बराना, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद, हसनपुर, अम्बाला और जीवन नगर, सिरसा में 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उपयोजना SC/ST स्कीम के तहत 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों टंकड़ी, रेवाड़ी, नलवा, हिसार, जुलाना, जींद, कलायत, कैथल और मुंडलाना, सोनीपत के विस्तार का भी प्रस्ताव है। मैं बजट अनुमान 2017-18 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 487.39 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। खेल एवं युवा मामले, राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा शारीरिक गतिविधियों और खेल नीति 2015 बनाई है। सभी गांवों और शहरों में योगशालाएं स्थापित करने के उद्देश्य से योग एवं योगशाला नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार ने हरियाणा से ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की है।
ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए एवं कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए और प्रत्येक प्रतिभागी को 15 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मैं युवाओं से उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानने और राज्य एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा का योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह करता हूं। मैं बजट अनुमान 2017-18 में खेलों के लिए 535.36 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 336.49 करोड़ रुपए की तुलना में 59.10% की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। सक्षम योजना हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर 2016 को राज्य के शिक्षित युवाओं के लिए सक्षम युवा योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के 3 महत्वपूर्ण घटक बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय हैं। योजना के तहत पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तरों को 100 घंटे कार्य करने की एवज में 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता और 6,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। इस प्रकार वे 9,000 रुपये प्रतिमाह कमा सकते हैं। पात्र आवेदक जिन्हें मानद कार्य नहीं सौंपा गया, वे सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण में भाग लेंगे। योजना के प्रति आवेदकों का गहरा रुझान रहा है। 28 फरवरी 2017 तक कुल 18,624 आवेदक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और इनमें से पात्र आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आधारभूत संरचना, सड़कें, मजबूत बुनियादी ढांचा विकास का निर्माण खंड है। राज्य सरकार ने गत 2 वर्षों के दौरान राज्य में 8,600 किलोमीटर लंबी सड़कों के मजबूतीकरण, सुधार, चौड़ा करने और निर्माण पर लगभग 4,700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कई वर्षों से अधर में लटका कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। केंद्र सरकार अक्टूबर 2014 से अब तक राज्य में कुल 505 किलोमीटर लंबाई के 4 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त 469 किलोमीटर लंबाई के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की घोषणा की गई है। इसके अलावा 703 किलोमीटर लंबी 11 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। सितंबर 2014 से अब तक हरियाणा राज्य से गुजरने वाली 906 किलोमीटर लंबी 9 अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेसवे वाया जींद की स्वीकृति दी है, जो राज्य में विकास को एक नया कॉरिडोर खोलेगी। हरियाणा सरकार की पहल पर भारत सरकार ने राय मलिकपुर राजस्थान सीमा नारनौल महेंद्रगढ़ चरखी दादरी भिवानी कॉरिडोर को 4 लेन की परियोजना में शामिल किया है। कॉरिडोर को 5 पैकेजों में विभाजित करके इस परियोजना को ईपीसी मोड में क्रियान्वित किया जाएगा। खरक से भिवानी और भिवानी से चरखी दादरी तक 2 पैकेजों के पहले ही 517.54 करोड़ रुपए के साथ स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और शेष 3 पैकेज स्वीकृति प्रक्रिया के तहत हैं। इन पैकेजों पर वर्ष 2017-18 के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21A के तहत के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि से पिंजौर बाईपास के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की है। हरियाणा राज्य सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सेतु भारतम योजना के तहत 346.69 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8 आरओबी, जींद में 2 और झज्जर, अम्बाला शहर, रेवाड़ी, लोहारू, कैथल और पिंजौर में 1 स्वीकृत करवाए। रेलवे हरियाणा प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करके रेलवे नेटवर्क को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। जून 2016 में सोनीपत से जींद तक एक नई रेलवे लाइन लोगों को समर्पित की गई। रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी शुरू किया जा रहा है और इसकी आगामी 2 वर्षों में पूरा होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए भूमि अधिकृत की है और रेलवे द्वारा इसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। हरियाणा सरकार ने रोहतक शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए 315 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा रोहतक गोहाना ट्रैक को ऊपर उठाने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2017-18 के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है। गत 27 महीनों के दौरान
558 करोड़ रुपए की लागत से 13 रेलवे ओवरब्रिज आरओबी और 11 रेलवे अंडरब्रिज आरयूबी का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस समय 21 आरओबी एवं आरयूबी का कार्य प्रगति पर है। हरियाणा सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने हरियाणा में रेलवे सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए 1217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। स्वीकृत परियोजनाओं में यमुनानगर से ज्योतिसर के बीच वाया कुरुक्षेत्र लाडवा और रादौर 55 किलोमीटर लंबी लाइन और कैथल एवं पटियाला के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शामिल है। जींद और हांसी के बीच एक नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसका निर्माण 900 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। आने वाले समय में ये लाइन दक्षिणी एवं मध्य हरियाणा को उत्तरी हरियाणा एवं चंडीगढ़ से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। बिजली एवं सौर ऊर्जा। राज्य सरकार सभी ग्रामीण और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है, जिसके लिए महारा गांव जगमग गांव योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 165 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पंचकुला प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां सभी गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है।